अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना की रफ्तार और मार थोड़ी कम पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि पीक अभी नहीं आया है। लगातार तीसरे दिन केस 2 लाख से ऊपर रहे, लेकिन बढ़त काफी कम रही। दिल्ली मुंबई में ऐसा लग रहा है कि पीक निकल चुकी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार पीक की तरफ बढ़ रही है। बंदिशों के बीच भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार तीसरे दिन देश में कोरोना के केस का आंकड़ा 2 लाख के पार रहा। तीसरी लहर में देश में कोरोना के केस का आंकड़ा 3 लाख की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अनुमानों के मुताबिक अभी तीसरी लहर का पीक देश में दूर है, लेकिन लाखों केस आ रहे हैं। शनिवार को देश में 2,68,833 नए केस सामने आए और 402 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। देश में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 14,17,000 को पार कर गई है। गनीमत है कि अभी अस्पताल की जरूरत वाले मरीजों की तादाद कम है। बीते 3 दिनों पर नजर डालें तो शनिवार यानी 15 जनवरी को देश में 2,68,833 केस आए। 14 जनवरी को 2,64,202 केस आए थे और इससे एक दिन पहले 13 जनवरी को 2,47,417 केस आए। शनिवार को गनीमत रही कि नए केस की तादाद में सिर्फ 4,000 की बढ़ोतरी हुई। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। 5 सबसे प्रभावित राज्यों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में 43,211 केस आए। कर्नाटक में केस की तादाद रही 32,793। इसी तरह तमिलनाडु में नए केस 23,979 रहे। दिल्ली में 20,718 केस आए, जबकि बंगाल में 22,645 नए केस सामने आए। लोग बीमार तो हो रहे हैं, मगर उनकी बीमारी की जो वो जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लोग कुछ समय तक बीमार रह रहे हैं, मगर उसके बाद रिकवरीज बहुत ज्यादा है। तो यह सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमने सही समय पे वैक्सीनेशन शुरू करा और आज 1 साल के बाद हमें इसके सही नतीजे नजर आ रहे हैं। दोबारा से मैं कहूंगा कि भारत सरकार और भारत के सभी मंत्रालय, भारत की जनता, इन सब ने मिलकर जिस प्रकार से इस वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आगे जाकर जब ये वैक्सीनेशन हम जिस प्रकार से सही तरह लेते जाएंगे, जब सब वैक्सीनेट हो जाएगा, तो यह बीमारी हमारे लिए कोई बड़ी बीमारी नहीं रह जाएगी। अब आपको बताते हैं कि देश के 2 महानगरों में कोरोना के क्या हालात हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। अच्छी खबर ये है कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना के केस में कुछ कमी आई है। बात दिल्ली की करें तो शनिवार को केस रहे 20,718, जबकि शुक्रवार को केस आए थे 24,383। हालांकि दिल्ली के लिए फिक्र की बात यह है कि संक्रमण दर 30% बनी हुई है, यानी हर तीसरे टेस्ट में मरीज को कोरोना निकल रहा है। जैसे जैसे अगर केस कम होंगे तो टेस्टिंग भी कम होगी, केस बढ़ेंगे तो टेस्टिंग भी बढ़ेगी। भाई जो लोगों को तबीयत खराब है, बुखार है, खांसी है, जुकाम, वो टेस्ट कराने आते हैं ना एकदम से, तो तब बढ़ता है। अब ऐसा लग रहा है, देखो मैंने आपको कई दिन से बता रहा था मैं कि हमारे पिछले अब 5 या 6 दिन हो गए हैं जो हॉस्पिटल एडमिशन है स्टैग्नेंट हो गए हैं। तो वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि भाई जब स्टैग्नेंट हो गए, बढ़ नहीं रहे हैं। पहले एकदम से तेजी से बढ़ रहे, 2 3 4 4 गुने हो रहे थे, तो वो बढ़ना बिल्कुल बंद हो गया है। तो वो एडवांस इंडिकेटर है कि इसका मतलब दिल्ली में केस कम हो रहे हैं। मुंबई में शनिवार को 10,661 केस आए, जबकि शुक्रवार को केस थे 11,317, यानी यहाँ भी कमी दर्ज की गई। केस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन ये काफी नाजुक वक्त है और इसमें जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना संक्रमण की हालिया स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोविड से जुड़ी पाबंदियों को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने भी आज अपनी समीक्षा बैठक में मान लिया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ रही। इसी वजह से उसने कोरोना से संबंधित पाबंदियों को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। 8 जनवरी को चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही रैलियों, पदयात्रा
और रोड शो जैसे भीड़ जुटाने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगाई गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से समीक्षा बैठक के बाद पाबंदियां जारी रखने का फैसला लिया गया। चुनाव आयोग ने रैलियों पर पाबंदियां लगाई और वर्चुअल प्रचार की सलाह दी थी। आज उसने राजनीतिक पार्टियों को प्रचार में कुछ राहत दी है, जैसे अब राजनीतिक पार्टियां किसी इंडोर हॉल में राजनीतिक सभा कर सकती हैं, लेकिन इंडोर सभागार में मीटिंग के लिए क्षमता से 50% लोग ही आ सकते हैं। इंडोर सभागार में अधिकतम 300 लोग मौजूद रह सकते हैं। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से मिलकर जो बैठक की, उसमें रोड शोज, पदयात्राज और पॉलिटिकल रैलीज पर तो 22 जनवरी तक बैन लगा दिया है, लेकिन एक एक्सेप्शन उन्होंने ये दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब चुनावी राज्यों में 300 जितने लोग लेकर या किसी भी हॉल के 50% कैपेसिटी तक लोगों के साथ इंडोर मीटिंग्स कर सकते हैं। इस वक्त चुनावी राज्यों में जो हालात हैं उनको देखकर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर केसेस जो है कोरोना के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जिस दिन चुनाव आयोग ने ये अनाउंस किया था कि वहां पर पॉलिटिकल रैलीज वर्चुअली की जाएंगी, उस दिन उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 1.1% था और आज की डेट में ये पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.30% तक पहुंच गया है। 22 जनवरी को चुनाव आयोग एक बार फिर समीक्षा बैठक करेगा, तब एक बार फिर कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने जो कोविड नियम 8 जनवरी को तय किए थे वो 22 जनवरी तक बने रहेंगे, जैसे रैलियों पर पाबंदियां होंगी, पदयात्रा, रोड शो नहीं किए जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। वर्चुअल रैली के नाम से हो रहे कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। इसको लेकर कुछ विशेष नहीं कहा गया। यहाँ पे आप लोग अनावश्यक भीड़ न लगाइए, कोविड-19 के गाइडलाइन का आप लोग पालन करिए, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्ती बरती है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के 250 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। अभी कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन के लिए अनाउंस किया जा रहा है और आचार संहिता जो लगी है उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन हमें कई ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हुए हैं। सबके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस भी चस्पा किया गया। हाँ, वो इनके कार्यालयाध्यक्ष के लिए नोटिस चस्पा है कि यहाँ पे जो भीड़ लगी है इनको भी बताएंगे। ये कार्रवाई की जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, इतनी ज्यादा हुआ है, उसमें मुकदमा दर्ज है। 11 बजे तक जवाब देना था, वो जवाब आया क्या आपके पास? नहीं, चला गया, जवाब चला गया है। जवाब चला गया। जवाब में क्या लिखा गया सर? ये आपको जवाब जो गया है वो चला गया है, जो कार्रवाई हुई है। आज अखिलेश यादव ने कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्यकर्ताओं को विशेष सलाह भी दी। मैं जैसे ही पार्टी कार्यालय में घुसा हूं, मैं देख रहा था रास्ते में बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस चली आ रही थी। मुझे लगा कि शायद हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन जब मैं पार्टी कार्यालय के अंदर आ गया तो किसी ने मुझे खबर दी है कि आपके पार्टी कार्यालय पे नोटिस को चिपका दिया गया है। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहूँगा कि घर रहें, अपने मोहल्ले में रहें, अपनी विधानसभा में रहें। हम लोग लगातार संपर्क कर करके जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से पूरी जानकारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है टिकट की सूची ना आए, वैसे ही A और B फॉर्म दे दी जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। नियमों के उल्लंघन पर EC के निर्देश पर महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। गौतमपल्ली थाने के SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी गई है। चुनाव आयोग ने राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को ताकीद दी है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में युवाओं की संख्या में होती कमी और लाइफस्टाइल की बीमारियों की संख्या में तेजी से इजाफे से इस बार के बजट में हेल्थ सेक्टर की सेहत सुधरने के लिए सरकार से बड़े एक्शन लिए जाने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही सबको सस्ता इलाज मुहैया कराने की दिशा में कई अहम कदम बढ़ाए जा सकते हैं।
कोरोना काल में सेहत एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कड़ा इम्तिहान हुआ था, उसे देखते हुए इस बार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के कदम सरकार उठा सकती है। दरअसल हेल्थ के मामले में हम कितने लाचार हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार ने गरीबों को मुफ्त में हेल्थ इंश्योरेंस तो मुहैया करा दिया, लेकिन बिना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ये खास कामयाब नहीं है। देश में हर 1000 की आबादी के लिए डॉक्टरों की संख्या 1 से भी कम है। हेल्थ केयर क्वालिटी और पहुंच में दुनिया के 180 देशों की लिस्ट में भारत 145वें नंबर पर है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक 2025 तक पब्लिक हेल्थ पर देश की जीडीपी का 2.5% खर्च होना चाहिए, लेकिन 2020-21 में ये 2% से भी कम था। स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च का 2/3 हिस्सा मरीज अपनी जेब से भरते हैं। जब हेल्थ पर जीडीपी का 3% हिस्सा खर्च होगा, तब जाकर मरीज की जेब से खर्च का हिस्सा 1/3 ही रह जाएगा। ऐसे में जानकारों की सलाह है कि हर किसी को आसान इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार को लोगों और उद्योग दोनों के लिए कुछ करना चाहिए। हमने देखा है कि कोविड ने बिलो पॉवर्टी लाइन के और लो इनकम वाले लोग जिनके पास कोई सोशल हेल्थ सिक्योरिटी के साधन नहीं थे, उन्हें सबसे ज्यादा इफेक्ट किया। और ऐसे में माइक्रो लेवल इंश्योरेंस स्कीम्स या आयुष्मान भारत जैसे कदम उठाने होंगे ताकि इन्हें हेल्थ सिक्योरिटी दी जा सके। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेक्टर के लिए हाई क्वालिटी डायग्नोस्टिक मशीन्स की सर्विसेज को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग को मेड इन इंडिया की तरफ लाना होगा और इन मशीन्स की प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए भी इस बजट में इंसेंटिव देने होंगे। अब सवाल उठता है कि इलाज को सस्ता और सबको आसानी से मुहैया कराने के लिए क्या रास्ते उठाए जाने चाहिए। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस करके मंझोले और छोटे शहरों में प्राइवेट सेक्टर को अस्पतालों में निवेश करने के लिए लुभाना होगा। देश में अस्पतालों में इलाज का मॉडल पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर के भरोसे है, जो बेहद महंगा है, जिसे सस्ता बनाना होगा। टेलीमेडिसिन से बड़ी आबादी तक पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए बजट में कड़ा प्रावधान करना होगा। हेल्थ प्रोग्राम का फोकस केवल कोरोना तक सीमित रह गया है, जिसे संतुलित बनाकर सभी बीमारियों के लिए तैयार करना होगा। इसके साथ ही दवाओं को बनाने और एक्सपोर्ट करने में काफी आगे रहने वाला भारत चीन से सस्ते आयात के चलते पिछड़ गया है। ऐसे में फार्मा सेक्टर दवाओं का कच्चा माल, मेडिकल उपकरण पूरी तरह देश में ही बनाने के लिए निवेश को बढ़ावा देने की मांग कर रहा है। 2022 के बजट में हेल्थ केयर क्षेत्र में उपकरणों, दवाओं और कोल्ड चेन मैनेजमेंट में जीएसटी दरों को कम किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही महत्वपूर्ण दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के ऊपर आयात शुल्क कम करना चाहिए, जो दवा उत्पादकों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा और देश में विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाएगा। और साथ ही इससे चिकित्सा एवं क्रिटिकल केयर के क्षेत्र में भारत की निर्यात क्षमता भी तेजी से विकसित होगी। हमें उम्मीद है कि इस बजट में चिकित्सा क्षेत्र को विकसित करने के लिए बजटीय प्रोत्साहन एवं दवाओं के उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास के लिए कर छूट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जेनेटिक रिसर्च के फंड में इजाफा करने की भी मांग की जा रही है। यानी अब हर बीमारी का सही इलाज हर किसी को दिलाने के लिए सरकार को आधुनिक तकनीक के साथ ही पुरानी सफल तरकीबों को भी लागू करना होगा। आज तक ब्यूरो। राजस्थान के अलवर में एक बच्ची सड़क किनारे लहूलुहान अवस्था में मिली। वो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है। बाद में बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां बच्ची का इलाज अभी भी चल रहा है। शुरू में पुलिस ने गैंगरेप का मामला बताया, लेकिन फिर जुर्म और सियासत का ऐसा खेल शुरू हुआ कि अलवर पुलिस अब गैंगरेप पर ही सवाल उठाने लगी। इसको मैंने पहले शुरू में कहा कि इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी। वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा कि दुष्कर्म। वुंड तो थोड़ा ज्यादा ही खराब तरह का था। वुंड को अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया गया। 7-8 डॉक्टरों ने मिलकर उसको किया, जिनमें प्लास्टिक सर्जन थे, गायनी के लोग थे, और 2.5 घंटे के करीब सर्जरी चली। हालांकि उसकी ब्लीडिंग प्राइवेट पार्ट्स में से काफी हुई है, तो संभवतः सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है। डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने ये बताया है कि वजाइना एंड हाइमेन आर इंटैक्ट, एनस इज इंटैक्ट एंड injuries are not suggestive of penetrative assault. सरकार से ये कहना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पकड़ में आए ये, फिर इनके जो ऐसी हरकत की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये रेप केस है, पहले पुलिस जब हुआ था तो
पुलिस वालों ने तो ये रेप केस बताया था। अब फिर बाद में अब 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट केस है। ऐसा मिनट में बदलना ये गलत है। कभी हाँ कभी ना। जिस बच्ची को इतनी बुरी तरह जख्मी किया गया कि उसकी जिंदगी पर ही खतरा मंडराने लगा, जिस बच्ची को दरिंदों ने इतनी बुरी तरह नोचा कि 8 डॉक्टरों की टीम को पूरे 2.5 घंटे तक जिसकी सर्जरी करनी पड़ी, जिस बच्ची के साथ इतनी ज्यादती हुई कि उसके लिए अब बिस्तर पर करवट बदलना भी मुश्किल हो रहा है, राजस्थान का शासन प्रशासन अब भी उस बच्ची के साथ हुई ज्यादती की असलियत पर कभी हां और कभी ना करने में लगा है। मामला अलवर का है, जहां एक मूक बधिर बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने ऐसी ज्यादती की कि निर्भया कांड की याद ताजा हो गई। लोग गुनहगारों को पकड़कर बच्ची को फौरन इंसाफ दिलाने की मांग करने लगे। लेकिन यहां गुनहगारों की बात छोड़िए, शासन प्रशासन का सारा जोर ही ये साबित करने में लग गया है कि बच्ची के साथ रेप या गैंगरेप जैसी कोई वारदात हुई ही नहीं है। तो फिर दरिंदों का शिकार बनी बच्ची को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष को अब ये कहने का मौका मिल गया है कि सरकार गुनहगारों की धरपकड़ कर उन्हें सजा दिलाने की जगह बहस का मुद्दा ही बदल देना चाहती है, ताकि न कोई गैंगरेप की बात करे और न ही इंसाफ की मांग पर कोई हंगामा ही हो। तभी तो जो प्रशासन पहले ही दिन से इस भयावह मामले को रेप मानकर चल रहा था, अब वही प्रशासन इसे रेप मानने से ही हिचकिचाने लगा है। तकनीकी वजहों का हवाला देकर यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि मामला वैसा नहीं है जैसा कहा जा रहा है। आप भी एक बार अलवर की एसपी तेजस्विनी गौतम के वो 2 बयान सुनिए, जिनमें वो रेप होने और न होने के बीच का फर्क समझाने की कोशिश कर रही है। आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर अलवर की पुलिस कहना क्या चाहती है। हालांकि उसकी ब्लीडिंग प्राइवेट पार्ट्स में से काफी हुई है, तो संभवतः सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है और अभी हम यहाँ मौके पे हैं। डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने ये बताया है कि वजाइना एंड हाइमेन आर इंटैक्ट, anus is intact, and injuries are not suggestive of penetrative assault. जाहिर है मामला वैसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अव्वल तो भरे शहर में बच्ची को दरिंदों ने नोचा है और दूसरा ये कि इस वारदात को 4 दिनों का वक्त गुजरने के बावजूद पुलिस अंधेरे में ही हाथ पांव मार रही है। पुलिस प्रशासन के इस काहिली भरे रवैये का अभी और पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन आइए पहले जल्दी से एक बार उस पूरे सीक्वेंस को समझ लेते हैं जब मंगलवार की रात एक मूक बधिर बच्ची शहर के बीचों बीच दरिंदों का शिकार बनी और बेटियों की हिफाजत का दम भरने वाला शासन प्रशासन कान में तेल डालकर सोता रहा। इस मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने अब तक 300 सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की है। इसमें बच्ची के लहूलुहान मिलने से 15 मिनट पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बच्ची 11 जनवरी की शाम 7:30 बजे पुलिया से गुजरती दिख रही है, जबकि खबरों के मुताबिक वो 7:45 पर इसी जगह से महज 200 मीटर की दूरी पर लहूलुहान हालत में मिली थी। लेकिन अब इतने दिन बाद भी पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है कि महज 15 मिनट और 200 मीटर के फासले पर आखिर बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ कि जीते जी जिंदगी उसके सामने सबसे भयानक सूरत में आ गई। सूत्रों की माने तो बच्ची तिजारा फाटक के अलावा ट्रांसपोर्ट नगर के पास भी सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। आशंका इस बात की है कि उसके साथ ज्यादती कहीं और हुई हो और उसे यहां मौके पर फेंक कर दरिंदे भाग गए हों। लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी दूसरा एविडेंस फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। एक बार के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ बल्कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हुई, तो भी उसके प्राइवेट पार्ट में जिस तरह के जख्म मिले हैं वो इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। ऐसे में बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले दरिंदों की तादाद, वारदात की जगह, उसे अगवा करने वाली गाड़ी, तीनों ही बिंदुओं पर पुलिस बिल्कुल अंधेरे में है। लेकिन पूरे मामले का सबसे अफसोसनाक पहलू यही है कि मामले की तफ्तीश कर
जल्द से जल्द गुनहगारों तक पहुंचने की जगह प्रशासन मामले को रेप या गैंगरेप मानने से ही इनकार करने में लगा है। एसपी की तरह डीसी साहब भी अपनी बातों से यही बताने में जुटे हैं कि मामला रेप का नहीं है। आपने एसपी को सुना, अब कलेक्टर को भी सुनिए। इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी। वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गैंग रेप, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक हमारे पास अवेलेबल है। आपको लग रहा होगा कि डिले हो रहा है, क्योंकि पुलिस के पास में अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे लग रहा हो कि किसी दरिंदे ने कोई दरिंदगी की हो। वैसे डीसी साहब यहीं नहीं रुके। जब पीड़ित लड़की के लिए इंसाफ की मांग करती हुई दूसरी लड़कियां डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर पहुंची तो जनाब उन्हें समझाने बुझाने और उनकी तकलीफ को समझने की जगह उल्टा उन्हें ही धमकाने लगे। उन्हें राजनीति करने की जगह पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत देने लगे। यहां तक कि लड़कियों से उनके पिता का फोन नंबर मांगकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन इत्तेफाक से ये सब कुछ कैमरे में कैद होता रहा। सुनीता बात करो, तो आपकी बच्ची पढ़ने आई है या राजनीति कर रही है? क्या नाम है आपके पिताजी का? भरोसी जी का नंबर दो, हमारी एडीएम बात। अरे आप मेरी बात सुनिए, इन बच्चों को काम में मत लीजिए। आप एक पापा जी के नंबर दो, पापा जी से बात करें इसके। बहरहाल प्रशासन वक्त रहते तो एक बच्ची की हिफाजत नहीं कर पाया। शहर के बीचों बीच उसके साथ ज्यादती हो गई। मगर अब अगर सियासत से पीछे हटकर प्रशासन का सारा जोर गुनहगारों को दबोचने और उन्हें सजा दिलाने में हो तो शायद वक्त और इंसाफ के लिए यही सबसे बेहतर होगा। अलवर से संतोष शर्मा और देवंकुर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान पुलिस शुरू में इसे गैंगरेप का मामला ही मानकर चल रही थी, लेकिन जैसे ये मामला सरेआम हुआ और मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने ही यू टर्न ले लिया। अब अलवर पुलिस ये कह रही है कि डॉक्टर्स ने बलात्कार की पुष्टि नहीं की। हालांकि अब पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले जयपुर के एसके लोन अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अरविंद शुक्ला को सुनिए और अंदाजा लगाइए कि लड़की की हालत उस वक्त क्या रही होगी जब उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया होगा। वुंड तो थोड़ा ज्यादा ही खराब तरह का था। वुंड को अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया गया। 7-8 डॉक्टरों ने मिलकर उसको किया, जिनमें प्लास्टिक सर्जन थे, गायनी के लोग थे, और 2.5 घंटे के करीब सर्जरी चली। सुना आपने, जख्म ऐसे थे कि अस्पताल के 8 डॉक्टरों को बच्ची की सर्जरी करनी पड़ी। उसका बहुत सारा खून बह गया था। उसे सलाइन से लेकर खून तक चढ़ाना पड़ा। उसकी सर्जरी में एक्सपर्ट सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, पेडियाट्रिशियन से लेकर गायनिक एक्सपर्ट तक शामिल थे। बच्ची की हालत ऐसी थी कि उसके रोजमर्रा की शारीरिक जरूरतों के लिए डॉक्टरों को उसे ऑपरेट कर उसके जिस्म में वैकल्पिक रास्ते का इंतजाम करना पड़ा। लेकिन प्रशासन का कहना है कि उसके साथ रेप ही नहीं हुआ। पता नहीं वो कौन सा कानून है, कौन सी मजबूरी और कौन सी टेक्निकलिटी जिसकी बदौलत खुद एक महिला एसपी बच्ची के साथ हुई इस ज्यादती को रेप मानने से ही इनकार कर रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है वो रेप के सिवाय किसी और जुर्म में तो शायद हो ही नहीं सकता। सूत्रों की माने तो मंगलवार शाम को बच्ची एक ऑटो में बैठकर अलवर शहर पहुंची थी, जहां 7:30 बजे वो एक सीसीटीवी कैमरे में पैदल गुजरती हुई दिखी और 7:45 बजते बजते वो मरनासन हालत में सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली। ऐसे में पुलिस इन 15 मिनटों का सच पता करने के साथ साथ उसके गुनहगारों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी बातों से लगता है कि तफ्तीश आगे बढ़ने से पहले ही भटक गई है। पुलिस की माने तो उस ऑटो ड्राइवर को भी उसने एग्जामिन कर लिया है जिसने उसे शहर तक छोड़ा था, और उस ऑटो की भी फॉरेंसिक जांच करवा ली गई है जिसमें बैठकर वो यहां पहुंची थी। लेकिन इसमें उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन बच्ची के साथ जैसी वारदात हुई और जिस तरह उसे जख्मी किया गया वो कम से कम एक्सीडेंट के केस में तो मुमकिन नहीं लगता।
राजू यादव, ये बताएं कि किस समय लड़की टेम्पो में बैठी थी, आप उस समय कौन सी लोकेशन पर थे? 1:05 पे बैठी। कहाँ पर थे, कहाँ से पिक किया और उसके आगे का क्या घटनाक्रम था? हम अकबरपुर स्टैंड से चलते हैं, फिर 1:05 के करीब वो लड़की वहां से बैठी, उन्होंने हाथ दिया था, रोड पे खड़ी थी, तो हाथ दिया, मैंने रोक ली, वो बैठ गई। उसके बाद मैं चल दिया। कितनी सवारियां थी गाड़ी में उस समय? 13 सवारी थी सर। और ये बताएं कि जो लड़की है मूक बगीर, वो कहाँ पर उतरी थी, कितनी दूर है वो जगह अकबरपुर से? 20 किलोमीटर है और वो मोनिया की प्याऊ। बहरहाल लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस के लिए अब इस मामले के सामने आने के बाद जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा रणथंभौर में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने एक रिसोर्ट में पहुंची थी। बीजेपी ने उनका वहीं घेराव कर लिया। विरोधी दल के लोग उनसे पीड़ित परिवार से मिलने जाने की बात कहते रहे, लेकिन प्रियंका रिसोर्ट से बाहर ही नहीं निकली। अलवर से संतोष शर्मा और देवंकुर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।